नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जैव विविधता टॉपिक को कवर करेंगे। देखेंगे कि इसके अंदर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेटा को देखना है। दोस्तों, ये हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का 4th लेक्चर होने वाला है। यदि आपने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले उन्हें देखिए और उसके बाद इस टॉपिक को देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत हम नोट्स पढ़ने से करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जैव विविधता है। शुरुआत नोट्स पढ़ने से करते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता माना जाता है। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि पर्यावरण के अंदर विभिन्न प्रजातियों मतलब विभिन्न स्पीसीज़ की एक श्रेणी हमें देखने को मिलेगी और इस श्रेणी की जो उपस्थिति है यही क्या है दोस्तों, जैव विविधता कहलाती है। दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई पर्यावरण है, इसके अंदर पशु पक्षियों की स्पीसीज़ है, पशुओं की, पक्षी की, मानव समुदाय की, पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, तो ये पूरा का आपस में एक जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है। तो यही बात की जा रही है इसके अंदर भी कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति, विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति क्या दोस्तों, जैव विविधता कहला रही है। पर्यावरण में जातियाँ कई समुदायों में संगठित रहती है। दोस्तों, इन्वायरमेंट में क्या है, जातियाँ क्या है, समुदायों के अंदर संगठित रहती हैं। ये समुदाय एक पाइतंत्र के रूप में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता का मापन दोस्तों अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता के यदि मापन की बात की जाए तो दोस्तों हम अल्फ़ा में, बीटा में और गामा में हम जैव विविधता को मेज़र करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये विभाजन 1960 में क्या है, विटकर ने दिया था। ठीक है, जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में अल्फा सूचकांक, तो दोस्तों अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या क्षेत्रीय या आवासीय क्षेत्र में माध्य जाति विविधता को दर्शाता है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा के अंदर किसी स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय की जो माध्य प्रजाति की जो विविधता है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे बीटा की, तो बीटा की स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा किसी लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से अल्फ़ा, बीटा, गामा को हम देखेंगे। दोस्तों ये अल्फ़ा का चित्र पहले देखते हैं कि जो अल्फ़ा है कोई क्षेत्र है, इसके अंदर हमें क्या है, ये प्रजातियों की विविधता हमें देखने को मिलेगी ट्राइंगल में, ठीक है, स्क्वायर में। तो ये क्या है, किसी एक क्षेत्र में किसी प्रजाति की विविधता को दर्शाता है। लेकिन बीटा के अंदर यदि बात करेंगे ये बीटा पाइतंत्र की, तो अल्फ़ा पाइतंत्र ये ए है और ये पाइतंत्र बी है। यदि हम बात करेंगे बीटा की, तो बीटा के अंदर पाइतंत्र ए और बी दोनों की हम बात करेंगे, और लेकिन जब हम बात करेंगे पाइतंत्र सी और डी, इन सबको यदि सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे दोस्तों हम, गामा। तो गामा में क्या दोस्तों हमें अधिक से अधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर पाइतंत्र ए, बी, सी और डी, तो ये अलग अलग पारितंत्र बताया गया है। तो इसके अंदर दोस्तों अल्फ़ा के अंदर बताया गया दोस्तों कि किसी क्षेत्र में क्या है दोस्तों, ए पारितंत्र में कितनी जीवों की विविधता है। बीटा की यदि बात करें तो बीटा में क्या होगा दोस्तों कि पारितंत्र ए और पारितंत्र बी दोनों के बीच के अंदर जो विविधता का अनुपात क्या है, इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। आई होप ये टर्म समझ में आ गई हो। देखते हैं आगे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर जो विद्यमान सजीव प्राणियों, सजीव मतलब फ्लोरा एंड फोनो की जो विविधता है उसको ही कहा हम जैव विविधता के रूप में देखते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले रेमंड एफ दसमैन ने दिया था 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। क्या है दोस्तों, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, एक पुस्तक लिखी गई दोस्तों, इसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। किसके द्वारा लिखी गई, रेमंड एफ देशमैन के द्वारा लिखी गई। उसमें क्या दोस्तों उन्होंने जैव विविधता के बारे में परिचय दिया। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले डब्ल्यू जी रोशन ने प्रयोग किया। तो डब्ल्यू जी रोशन ने क्या दोस्तों बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या है, बायोडाइवर्सिटी के रूप में प्रयोग किया। अब देखते हैं दोस्तों जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो जैव विविधता का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हमें क्या है, जो हमारा इकोसिस्टम है उसका निर्वहन करना है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता विभिन्न स्तरों
जैसे कि आनुवंशिक, जाति, समुदाय, पायतंत्र आदि के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। सो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या है कि हमें आनुवंशिक जैव विविधता भी देखने को मिलेगी, जाति जैव विविधता देखने को मिलेगी, सामुदायिक जैव विविधता, और परितंत्रों के अंदर भी क्या है हमें इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और इतनी सारी डाइवर्सिटी ही क्या दोस्तों परितंत्र का, इकोसिस्टम का निर्वहन करती है। सो दोस्तों जीन्स, यदि हम बात करें जीन्स के लेवल पर, तो दोस्तों जीन्स के अंदर भी हमें विविधता देखने को मिलती है, जिसे हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें दोस्तों कि एक प्रजाति, जिसको मान लो हम डॉग ले लेते हैं कि ये डॉग प्रजाति है, लेकिन दोस्तों हम देखेंगे कि एक ही क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के डॉग की किस्में पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्या है जीन्स के कारण, मतलब अमेरिका के अंदर अलग प्रकार के डॉग, उत्तर नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में अलग प्रकार के डॉग्स देखने को मिलेंगे। भारत के अंदर ही दोस्तों कुत्तों की भी कई प्रजाति, हमें डॉग्स की प्रजाति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सब क्या है हमें बता रहा है कि जीन्स के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आने के कारण क्या है एक ही प्रजाति के अंदर विभिन्न प्रकार की जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये क्या जीन के स्तर पर होने वाली विविधता हमें देखने को मिलेगी, तो जिसे कहते हैं दोस्तों आनुवांशिक विविधता। ठीक है, जीन्स के आधार पर होने वाली। फिर एक है जाति विविधता। तो विभिन्न जातियों के बीच दोस्तों क्या है विविधता हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि मान लो दोस्तों एक घास की प्रजाति बहुत सारी जाति है, और एक पेड़ की प्रजाति हमें देखने को मिलेगी। तो इनके घास भी 100 प्रकार की होती है और पेड़ भी 100 प्रकार की कई प्रजाति के होते हैं। तो दोस्तों ये एक समुदाय ये हो गया, एक समुदाय ये हो गया, तो इनके बीच में भी क्या है दोस्तों हमें विविधता देखने को मिलेगी। तो ये कहलाती है जातीय विविधता। समुदाय या पारितंत्र विविधता, तो समुदाय या पारितंत्र विविधता का एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता। तो दोस्तों मान लो कि कोई एरिया है, इस एरिया में क्या दोस्तों इतने एरिया पे घास स्थल है, यहाँ पर हम जलीय स्थल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रीजन, यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। तो इस पूरे एरिया में क्या दोस्तों अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, और यहीं पर हमें फ्लोरा एंड फोना की भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो ये भी क्या है दोस्तों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या पारितंत्र जैव विविधता को दर्शाता है। अतः जैव विविधता के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए जैव विविधता दिवस व जैव विविधता दशक मनाने जैसे काम भी हमने किए। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने क्या है 22 मई को क्या है हमने जैव विविधता दिवस, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे हम मनाते हैं। जबकि विश्व में कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 29 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अविस्मय प्रभावित हुआ था। दोस्तों जैव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए हमने क्या दोस्तों यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमने अंगीकृत किया। तो ये कब क्या 29 दिसंबर को, इसलिए दोस्तों कुछ लोग क्या है जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन की यदि बात की तो यूनाइटेड नेशन ने क्या है दोस्तों 22 मई को जैव विविधता दिवस को घोषित किया है। ठीक है, हमें ध्यान देना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या यह है, इसके माध्यम से 2011 से 20 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया। तो दोस्तों इसमें बताया कि 2011 से लेकर 2020 तक का जो दशक था, जो टाइम पीरियड था, वो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में हमने माना। ठीक है, जैव विविधता दशक के रूप में इसे घोषित किया गया है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। सो दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा कि जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी हमें क्या है जामनगर गुजरात में हमें देखने को मिलेगा। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है समुद्र के तटीय क्षेत्र में क्या दोस्तों जैव विविधता की सुरक्षा करना है। सार्वजनिक एवं निजी इसके अंदर पीपी मॉडल के आधार पर इसे गठित करने वाला भारत पहला अनुसंधान संस्थान है। तो दोस्तों ये क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर गठित करने वाला भारत का ये क्या है पहला अनुसंधान संस्थान हमें देखने को मिलेगा। जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क जो कि कच्छ की खाड़ी में है उसके निकट है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का 22 दिवसीय 24वां कॉप सम्मेलन कम क्या है दोस्तों सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ था। इसके अंदर क्या दोस्तों 2023 तक भूक्षरण तटस्थता का लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों जो हमारी जो भूमि क्षरण हो रही है, भूमि क्षरण या मरुस्थलीकरण हो रहा है, उससे बचने के लिए दोस्तों हमने यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन को अपनाया है। ठीक है, इसका जो 24वां संस्करण था, क्या है, सॉरी 14वां संस्करण क्या दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 2019 में। दोस्तों एमसीक्यू देखते हैं कि कैसे कैसे एमसीक्यू पूछे गए हैं। जैव विविधता को परिभाषित किया गया है, पर्यावरण में विभिन्न जातियों की श्रेणी, पर्यावरण में रोजाना मौसमी परिवर्तन। ये तो बिल्कुल खराब। एक ही प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, एक ही प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता भौतिक घटकों के किसी पर्यावरण पर प्रभाव, तो भौतिक गलत। तो पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियाँ, तो ये हमें देखने को मिलेगा कि किसी पर्यावरण में क्या दोस्तों, विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी है वो क्या है दोस्तों, जैव विविधता को दर्शाती है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार रिवीजन के लिए, कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। तो दोस्तों क्या है, विभिन्न, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों, विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को क्या है, जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरण में कई समुदाय हैं, और ये पर्यावरण में जो जातियाँ हैं कई समुदायों में संगठित रहती हैं, एवं ये समुदाय एक पाइतंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन दोस्तों हम अल्फा, बीटा और गामा में करते हैं। जैव विविधता मापने में गणितीय सूचकांकों में कौन सा स्थानीय स्तर पर समुदाय की मध्य प्रजाति को दर्शाता था दोस्तों, ये क्या है हमारा अल्फा। अल्फा क्या दोस्तों, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, स्थानीय स्तर पर मध्य प्रजाति को दर्शाता है, तो हमारा आंसर ए होगा। जैव विविधता का अर्थ बताना है कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक निर्धारित क्षेत्र में, तो दोस्तों ये क्या है, ये हमें याद रखना होगा, निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का उपस्थिति। तो ये दोस्तों हमारा सी आंसर देखने को मिलेगा कि किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फौना। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमें क्या देखने को मिलेगा, तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू का पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। तो दोस्तों ये क्या होता है, हमारे इकोसिस्टम को क्या है दोस्तों, संचालित करने का काम करती है जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवंशिक, जाति, सामुदायिक और पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जैव विविधता का जो ह्रास है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हमें कौन सा देखने को मिलेगा। तो इसमें बताया गया आनुवांशिक आत्मसातीकरण, परभक्षियों का नियंत्रण, कीट नियंत्रण या प्राकृतिक वास का विनाश। मतलब दोस्तों जितने भी हमारे प्राकृतिक आवास थे उनका विनाश हो रहा है, तो यही दोस्तों क्या है, हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के विनाश का हमें कारण देखने को मिलेगा। भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि भारत के अंदर जो भूमि क्षरण है, मतलब हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन है, उसके प्रति तटस्थता कब तक हम, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हम कब तक प्राप्त कर लेंगे। तो ये दोस्तों 2023 तक, 2030 तक की बात करेगी कि 2030 तक भारत क्या है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएनसीसीडी का जो 14वां सम्मेलन संस्करण होता है वो नई दिल्ली में हुआ था 2019 में। ठीक है, और इसी में लक्ष्य रखा था कि 2030 तक हम भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बायोलॉजिकल, इसे बोला कि बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग सबसे किसने किया था। तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलेगा वाल्टर जी रोजन ने। वाल्टर जी रोजन ने क्या दोस्तों, फर्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द की रचना, दोस्तों बताना है कि जो जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी। तो ये दोस्तों किसने की थी, हमें वाल्टर जी रोजन ने। क्या, वाल्टर जी रोजन ने, हमने पीछे भी पढ़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 10 के लिए कौन किस चीज़ के लिए दशक घोषित किया। तो दोस्तों ये क्या है, जैव विविधता दशक। तो 2011 से लेकर 2020 तक का जो दशक था दोस्तों, क्या है वो जैव विविधता दशक के रूप में हमने मनाया। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 तक को घोषित किया, जिसे बोलते हैं दोस्तों जैव विविधता का दशक। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जामनगर गुजरात में हमें देखने को मिलेगा। तो जामनगर गुजरात में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा भारत का फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी हमें जामनगर गुजरात में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जैव विविधता प्रवणता, मतलब बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट हमें देखने को मिलेगा
देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। तो जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती। तो दोस्तों याद रखना है कि जैव विविधता हमें हर एक क्षेत्र में एक जैसी नहीं देखने को मिलेगी। यह उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों हमसे पूछ लिया जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी किन कारकों पर निर्भर करती है। तो जलवायु, वहाँ की मृदा, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता ये आदि कारक है जहाँ पर इसकी जैव विविधता की डेंसिटियाँ देखने को मिलेगी। जैव विविधता कहीं पर कम अथवा कहीं पर ज़्यादा पाई जा सकती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में हमें देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों हमारा एमसीक्यू फैक्ट भी हो गया कि सर्वाधिक जैव विविधता हमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र का विस्तार की यदि बात करें तो हमें 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक हमें देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है। तो दोस्तों क्या है कि जो एरिया है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, इसके अंदर क्या है, इसमें पादप एवं प्राणियों, फ्लोरा एंड फोना के लिए क्या दोस्तों, उनके विकास और वृद्धि के लिए क्या दोस्तों, अनुकूलतम दशाएं हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि यह वर्ष भर उच्च वर्षा भी होती रहती है और तापमान भी बेहतर रहता है। इसी कारण अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम भी इस क्षेत्र को कहते हैं। तो दोस्तों क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक के जो बायोम को क्या है दोस्तों, हम अनुकूलतम बायोम भी कहते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है। जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो जैव विविधता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आते हैं तो क्या हमें अधिक देखने को मिलती है। इसका अर्थ है कि ध्रुवों पर हमें जैव विविधता कम देखने को मिलेगी और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता हमें अधिक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के हम सबको पता है कि ये जो है 0 डिग्री है, फिर यहाँ पर 23 डिग्री की समथिंग है, फिर 35 65 वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो जिसमें बताया जा रहा है कि जो ये वाला क्षेत्र है उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक का, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल से भूमध्य रेखा की ओर या फिर साउथ पोल से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो हमें इधर जाते जाते बायोडाइवर्सिटी हमें अधिक देखने को मिलेगी। लेकिन यदि इसका रॉन्ग भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी घटती है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाने पर क्या बायोडाइवर्सिटी हमें घटती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन क्षेत्रों में हमें सबसे कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी हमें इन एरिया में देखने को मिलेगी जहाँ टेम्परेचर और वर्षा और साथ ही अनुकूलतम बायोम की दशाएं हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक देखने को मिलती है। सेम चीज रिपीट है दोस्तों कि जो हायर लेटीट्यूड पर क्या दोस्तों हमें जैव विविधता कम और निम्न अक्षांशों पर का जैव विविधता हमें अधिक देखने को मिलेगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जैव विविधता हमें सर्वाधिक देखने को मिलेगी, निम्न अक्षांशों पर ही अवस्थित हैं हमारे। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर या चोटियों की तुलना में निम्नतर या घाटियों में हमें जैव विविधता अधिक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये भी हमें याद रखना कि जो पर्वत हैं या पहाड़ हैं उसके अंदर ऊंची चोटियों तरफ हम जाएंगे तो जैव विविधता कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो घाटी वाला एरिया है वहाँ पर हमें जैव विविधता अधिक देखने को मिलेगी। तो ये भी याद रखना दोस्तों, ये हमारे इस डायग्राम से भी बताया गया है कि किस तरह से ये कोई पूरा पर्वत है, तो जो नीचे ये वाला एरिया है यहाँ पर हमें जैव विविधता अधिक देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो हमें जैव विविधता कम देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट बताया कि जो प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में क्या है 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती आती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है बता रहा है जैव विविधता प्रवणता, जैव विविधता प्रवणता मतलब उसकी ऊंचाई के साथ क्या रिलेशन है। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे जैव विविधता हमें कम या घटती हुई दिखाई देगी। इसमें उदाहरण देके बताया गया है कि दोस्तों कि जिस तरह से कि केरल
में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली कहाँ दोस्तों, केरल में। इसमें प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। केरल के पलक्कड़ जिले की बात की जा रही है दोस्तों। इसमें 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी विस्तृत हमें देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट। और ये क्या है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा हमें देखने को मिलेगा। वर्तमान में शांत घाटी बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित कर दिया गया है। तो वर्तमान में क्या है दोस्तों, शांत घाटी को क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया था दोस्तों। 1984 में क्या दोस्तों, इसको नेशनल पार्क भी घोषित कर दिया गया। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है और यह शांत घाटी स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर की बात करें दोस्तों, तो वैली ऑफ फ्लावर हमें क्या है, उत्तराखंड के चमोली जिले में देखने को मिलेगी। तो फूलों की घाटी कहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में। वहीं यदि बात करें साइलेंट वैली हमें कहाँ देखने को मिलेगी, केरल में देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बात करें दोस्तों, हिमालय पर्वत भी जैव विविधता की दृष्टि से क्या है, अत्यंत समृद्ध हमें देखने को मिलेगा। इसका मुख्य कारण है वहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जीव भौगोलिक क्षेत्र आपस में सम्मिलित हो रहे हैं। तो दोस्तों एमसीक्यू देखते हैं किस तरह के एमसीक्यू पूछे गए हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, तो यस। बाकी नीचे हमें घटती हुई देखने को मिलेगी, तो यस, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमें सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। और ये जैव विविधता दोस्तों 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के हमें देखने को मिलेगी। जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों हमें कहाँ है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमें देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमें सबसे अधिक देखने को जैव विविधता देखने को मिलेगी। प्राणी और पादपों की प्रजातियों में अधिकतम जैव विविधता हमें कहाँ देखने को मिलेगी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता अधिक देखने को मिलेगी, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो दोस्तों हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्या सबसे अधिक हमें जैव विविधता देखने को मिलेगी। और इसी फैक्ट के ऊपर अलग अलग एग्जाम्स में अनेक बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सो दोस्तों 2018 में दोस्तों इसका आंसर बी और सी है, क्योंकि दोस्तों क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि जो कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ में भी दोस्तों क्या है, हमें सबसे अधिक प्रजाति विविधता हमें देखने को मिलेगी। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो यह भूमध्य रेखा की तरफ दोस्तों बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती बिल्कुल भी नहीं है, और एक समान तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है मतलब दोस्तों हमें रॉन्ग, मतलब हमें जब भी सत्य नहीं वाला लिखा जाए, सत्य नहीं वाला पूछा तो लिख लेना चाहिए कि कौन सा गलत है, तो गलत पर हमें टिक करना है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते ही विविधता में वृद्धि होती है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दोस्तों क्या हमें ये घटती वृद्धि की जगह हमें क्या है, घटती हुई दिखेगी, तो यही हमारा आंसर रॉन्ग मिल गया। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वो टेम्परेट क्षेत्र की बजाय अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, तो ये हमें सही देखने को मिलेगा। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है, तो यस। जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती, तो यस, जैव विविधता क्या होता है, शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये हमें घटती हुई देखने को मिलेगी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों, इनमें से बताना, तो फूलों की घाटी में, कश्मीर में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। तो दोस्तों ये क्या है, शांत घाटी केरल हमें देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता हमें देखने को मिलेगी। यह केरल के पलक्कड़ जिले में हमें देखने को मिलेगी, जो कि अब क्या है दोस्तों, साइलेंट वैली बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया जा चुका है, और ये नेशनल पार्क भी बन चुका है। शांत घाटी अवस्थित है, तो ये कहाँ दोस्तों, हमें साइलेंट वैली हमें केरल में हमें देखने को मिलेगी। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो साइलेंट वैली दोस्तों हमने देखा कि ये
केरल राज्य से संबंधित है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर की यदि बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर दोस्तों कहाँ हमें दोस्तों उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो वैली ऑफ फ्लावर हमें चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, उत्तराखंड की। हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत, हिमालय के जो पर्वत प्रदेश है वहाँ पर जो जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे अधिक उपयोगी है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो हिमालय है वह जो क्षेत्र है जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। तो जैव विविधता के समृद्धि के लिए कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। देशज इसमें विदेशज और अतिक्रामक जातियों का प्रवेश नहीं हुआ है। मनुष्यों को कम हस्तक्षेप है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि यह क्या दोस्तों विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, ठीक है, ये इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो हिमालय क्षेत्र अधिक, यहाँ पर हिमालय में जैव विविधता अधिक हमें देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर क्या दोस्तों विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन हमें देखने को मिलेगा। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। तो यस इट इज़ अ वेरी करेक्ट क्वेश्चन। पर्वतीय प्रवणताओं मतलब प्रवृत्तीय ग्रेडियंट में उच्चतर उन्नांशों की तुलना में निम्नतर उन्नांशों में जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। तो यस दोस्तों निम्नतर मतलब घाटी वाले क्षेत्रों में हमें जैव विविधता अधिक देखने को मिलेगी। तो यस ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। तो आंसर हमारा होगा सी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव विविधता हॉट स्पॉट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हमारा क्या दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। तो हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर क्या दोस्तों प्रजातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि हमें किसी भी क्षेत्र को हॉट स्पॉट तभी कहेंगे जहाँ पर जो प्रजातियों की पर्याप्तता मतलब वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में प्रजातियाँ देखने को मिलेगी, और स्थानीय जातियों की अधिकता मतलब वहाँ पर जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं दोस्तों अधिक देखने को हमें मिलेगी, ठीक है। लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट भी बना हुआ है। तो दोस्तों ये भी देखना है कि ये हॉटस्पॉट तभी कहलागा कि यहाँ पर क्या है इनके अस्तित्व पर निरंतर संकट भी बना हुआ है, तभी हम उस क्षेत्र को बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखेंगे। हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मेयर्स ने किया। तो दोस्तों हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या है नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशों में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों यदि पूछ लिया जाए एग्जाम में एमसीक्यू बता दिया जाए कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट केवल लो लेटीट्यूड में ही हमें देखने को मिलेगा, तो गलत है। हम दोस्तों हाई लेटीट्यूड पर भी क्या दोस्तों हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यदि बात करें कि भारत में कितने, तो भारत के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलेंगे। तो भारत के अंदर कितने 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं दोस्तों देखना पड़ेगा। तो पूर्वी हिमालय, तो दोस्तों जिसे हम सभी को पता है कि हिमालय क्षेत्र है, तो इसमें क्या दोस्तों ये जो पूर्वी हिमालय जो जितना हमारा ये इतना पश्चिम हिमालय मध्य हिमालय और ये हमारा पूर्वी हिमालय, तो दोस्तों जो हमारा ईस्टर्न हिमालय है ये क्या दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में चयनित हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट भी क्या दोस्तों हमें बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है भारत और म्यांमार की सीमा है वो भी क्या दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद सुंडालैंड, तो सुंडालैंड भी क्या दोस्तों हमें बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलेगा। तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलेंगे भारत के। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, भारत म्यांमार की सीमा और सुंडालैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है। तो दोस्तों अंडमान इसमें बताया गया कि जो अंडमान निकोबार है ये क्या है दोस्तों हमें भारत म्यांमार तथा सुंडालैंड का ही भाग हमें देखने को मिल रहा है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड का ही भाग हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क्या दोस्तों एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा।
पूर्वी हिमालय की यदि बात करें दोस्तों, तो पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल हमें देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि भूमध्य सागरीय बेसिन जो मेडिटेरियन सी है वो भी क्या दोस्तों बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें, यदि ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें दक्षिण पश्चिमी, तो जो दक्षिण पश्चिमी इस वाला एरिया की बात किया तो दक्षिण पश्चिम एरिया में भी क्या है, ये भी क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलेगा। एक है दोस्तों कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा, जैव विविधता से संबंधित प्रमुख स्थलों की अद्यतन सूची जारी की गई। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो जैव विविधता से संबंधित हमें स्थलों की सूची या हॉटस्पॉट की सूची किसके द्वारा, कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, जिसमें विश्व के 36 स्थल शामिल है। तो कितने दोस्तों, टोटल हमें 36 स्थल देखने को मिलेंगे हॉटस्पॉट की सूची में। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में टोटल हमें अभी 36 स्थल देखने को मिलेंगे। भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका, पूर्वी हिमालय का नाम भी हमें देखने को मिलेगा। हमें ध्यान देना होगा कि जो फरवरी 2016 में क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, क्या दोस्तों ये हमें याद रखना है, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड के द्वारा उत्तरी अमेरिका के जो तटीय मैदान हैं, नॉर्थ अमेरिका के जो कोस्टल प्लेन है, 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया था, ठीक है। सो दोस्तों एक फंड है क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड। क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, जो इकोसिस्टम के ऊपर फंडिंग करता है, ठीक है। जैव विविधता के प्रखर स्थल मतलब दोस्तों हॉटस्पॉट की बात करें तो प्रखर स्थल मतलब हिंदी में क्या हो दोस्तों, प्रखर स्थल हमें देखने को मिलेगा, और इंग्लिश में हॉटस्पॉट की जाति के अंदर इस दोस्तों हमें उसके बताया जा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जाति की बहुतायता देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर दोस्तों ये बताया है कि कौन कौन से मानदंडों पर हम किसी भी क्षेत्र को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। तो जाति की बहुतायता मतलब उसके अंदर जाति बहुलता देखने को मिलेगी, जातियों की स्थानिकता देखने को मिलेगी, आंशिक बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है। आशंका बोध मतलब दोस्तों ये है कि अब उनके अंदर खतरा मंडरा रहा है, तो ये आशंका बोध कहलाएगा। भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध देशों के कुल वनस्पतियों का 7.6% इसमें क्या दोस्तों स्तनधारियों का क्या है, स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों का 12.6% और सरीसृपों की 6.2% और उभयचरों की 4.4% आबादी रहती है। तो दोस्तों बता रहा है कि किस तरह से जो पूरे मेगा डाइवर्स देश हैं उसके अंदर भारत की स्थिति क्या है। तो भारत का क्या दोस्तों पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संतृप्त क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। 36वें संविधान संशोधन दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो हमने 36वां संविधान संशोधन किया है उसमें क्या है, सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था दोस्तों 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया, जिसमें क्या दोस्तों हमने सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तो दोस्तों वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसे सिक्किम को माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसे माना जाता है, तो उसका आंसर होगा हमारा सिक्किम। तो सिक्किम क्या दोस्तों वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। तो दोस्तों क्या सिक्किम क्या है, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में आता है। तो क्या है, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में आता है जो कि हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर हमें अधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हमें देखने को मिलेगा। तो सिक्किम में क्या दोस्तों हमें लेप्चा, भूटिया और नेपाली, तो लेप्चा क्या दोस्तों एक ट्राइब हमें देखने को मिलेगी। जैव विविधता का निरंतर ह्रास हो रहा है। तो जैव विविधता का दोस्तों क्या है, हम देख रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या दोस्तों जैव विविधता का निरंतर हमें ह्रास देखने को मिलेगा। विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित कारक हमें इस ह्रास का कारण देखने को मिला। तो दोस्तों इसके अंदर जैव विविधता का जो ह्रास है वो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों ही कारक हमें देखने को मिलेगा। अब एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों कि किस तरह के एमसीक्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कौन से जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो पूर्वी हिमालय है, यस बिल्कुल है। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो ये तीनों के तीनों हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या दोस्तों हमें
एक बार देखना दोस्तों कि हॉट स्पॉट हैं। सो दोस्तों इसका आंसर है पूर्वी हिमालय। सारे ये केवल भारत के कॉन्टेक्स्ट में होगा, तो दोस्तों इसका आंसर फिर एक ही हो जाएगा कि ओनली वन। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन, क्या दोस्तों, भूमध्य सागरीय बेसिन हमें देखने को मिला। तो भूमध्य सागरीय बेसिन तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो भूमध्य सागरीय ये पूर्वी, यहाँ पर दोस्तों क्या पूर्वी नहीं होना चाहिए था, और ये उत्तर पश्चिम की जगह दक्षिण पश्चिम आता है, इसलिए ये दोनों हमें गलत देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारा क्या पूर्वी हिमालय हो गया। फिर हमें भूमध्य सागरीय बेसिन, तो पूरा भूमध्य साहब केवल पूर्वी नहीं, पूरा का पूरा भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, तो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पश्चिमी हिमालय तथा पूर्वी घाट, तो पश्चिमी हिमालय नहीं है दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा कि ये है पूर्वी हिमालय, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पूर्वी घाट भी रॉन्ग हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय तथा सुंदरबन ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट, तो यस दोस्तों पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हमें क्या हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए हमें याद रखना है कि जो हॉट स्पॉट किसके द्वारा सूची जारी की जाती है, तो ये है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल याद रखना है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये क्या दोस्तों हॉट स्पॉट की सूची को अपडेट करती है और जारी करती है। और एक ये फंड का नाम भी याद रखना है कि जो क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड हमें देखने को मिलेगा जैव विविधता के संरक्षण के लिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, तो गलत हमें दोस्तों हमें हायर लेटीट्यूड पर भी देखने को मिलेगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। दोस्तों पश्चिमी हिमालय तो बिल्कुल भी नहीं है, पश्चिमी घाट है और अंडमान निकोबार द्वीप भी है। तो ये सब ना तो एक ना तो दो, तो दोनों ही दोस्तों क्या हमारे रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भारत के अंदर जो जैव विविधता है वो क्या है, हमें देखने को मिलेगी पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, भारत और म्यांमार की सीमा में, भारत म्यांमार सीमा में और सुंडालैंड में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड का ही भाग हमें देखने को मिलेगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा। तो दोस्तों भारत में संतृप्त क्षेत्र की बात किया है कि मतलब पूरी तरीके से संतृप्त हो चुका है, तो ये है कि हमारा पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट का हमें संतृप्त क्षेत्र देखने को मिलेगा, पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट माना गया है। दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट, तो अंडमान निकोबार सी द्वीप समूह दोस्तों ये उसके पार्ट हैं, तो यस ये तो है ही। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तो यस पश्चिमी घाट हमें क्या दोस्तों देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट दोस्तों हमें बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के जैव विविध बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया था। दोस्तों पश्चिमी घाट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है, तो पश्चिमी घाट। भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट बताना है, तो दोस्तों ये क्या है, पश्चिमी घाट है यस, पूर्वी हिमालय है यस, पश्चिमी भारत नो, पूर्वी घाट नो। तो सेकेंड एंड थर्ड हमें देखने को मिलेगा, तो सेकेंड एंड थर्ड दोस्तों हमें बी आंसर देखने को मिलेगा। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना गया। तो दोस्तों पूर्वी हिमालय हमारा हॉट स्पॉट माना गया। ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में बताना कि भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। पूर्वी घाट नो, पश्चिमी घाट यस, इसमें से पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, तो पूर्वी हिमालय श्रृंखला यस, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, तो ये हमारा आंसर होगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट का दोस्तों हमें हॉट स्पॉट की श्रेणी में हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो अब बताना कि कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो पश्चिमी घाट तो है, उत्तर पूर्वी भारत, तो उत्तर और पूर्वी भारत यस, हिमालय है, विंध्यन, तो दोस्तों विंध्यन हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विंध्यन हमें नहीं देखने को मिलेगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता
की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। उत्तेजनशील मतलब हॉटस्पॉट माने जाते हैं। तो दोस्तों ये पूर्वी हिमालय यस, ठीक है, पश्चिमी घाट है यस। तो पहला और तीसरा हमें देखने को मिलेगा। तो पहला और तीसरा हमें आंसर बी देखने को मिलेगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो भारत के अंदर सबसे अधिक जैव विविधता हमें पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी। और ये पश्चिमी घाट क्या दोस्तों? जैव विविधता से संतृप्त क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील क्षेत्र माना गया? तो संवेदनशील क्षेत्र हमें पश्चिमी घाट, सिंधु गंगा का मैदान, अरावली। तो दोस्तों पश्चिमी घाट क्या दोस्तों हमें जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल मतलब जी सेम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात किया है? तो दोस्तों ये पूर्वी घाट नो, पूर्वी हिमालय यस, पूर्वी हिमालय यस, लेकिन पश्चिमी घाट जाए तो पश्चिमी घाट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर बी और सी दोनों ही दे दिया गया, राइट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा। निम्नांकित में से सिक्किम का संबंध सही है। तो 1975 में यह भारत का अंग बना। इसे वनस्पति शास्त्रियों को स्वर्ग कहा जाता है। इसके मुख्य निवासी हमें लेप्चा लोग देखने को मिलेंगे। तो यस, ये तीनों के तीनों ही हमें क्या दोस्तों सही देखने को मिलेगी। तो 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या दोस्तों 1975 में किया गया, और इसके माध्यम से सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। यहाँ के प्रमुख निवासी हमें लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग देखने को मिलेंगे। तो मतलब सिक्किम में भी हमें नेपाली लोग देखने को मिलेंगे, राइट। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, इंडो बर्मा मतलब भारत म्यांमार सीमा, ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र की जैव विविधता को हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो जाति बहुलता, स्पीसीज रिचनेस यस, स्पीसीज रिचनेस, वनस्पति घनत्व, स्थानिकता यस, और मानव जाति महत्व और आशंका बोध। ये तो दोस्तों हमें 3 देखने को मिलेगा, पहला, तीसरा और पांचवा। इन 3 के आधार पर क्या दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को नामांकित किया जाता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पहला, तीसरा, पाँचवा। तो हमारा आंसर होगा पहला, तीसरा, पाँचवा, ठीक है। तो इसमें बताया कि जो हॉटस्पॉट है उसको क्या है, जाति बहुतायता मतलब स्पीसीज रिचनेस, स्थानिकता इंडेमिनिटी और आशंका बोध, इन 3 के आधार पर क्या दोस्तों मान्यता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा क्या है, जैव विविधता का ह्रास और इसके प्रमुख कारण। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ह्रास क्यों हो रहा है और इसके प्रमुख कारण कौन से, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास हो रहा है। तो दोस्तों जैव विविधता क्यों घट रही है? क्योंकि हम प्राकृतिक आवासों का विनाश कर रहे हैं, चाहे वह प्राकृतिक कारण हो चाहे मानव जनित कारण हो, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का हम अति दोहन कर रहे हैं, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण हो रहा है, और वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम हो रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है, और अवैध शिकार और तस्करी, ये सभी दोस्तों क्या हमें देखने को मिल रहा है। इन्हीं के कारण से क्या दोस्तों हमारी जो जैव विविधता है वह नष्ट हो रही है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है, ठीक है। किस कारण दोस्तों? औद्योगिक उत्पादन कर रहे हैं हम, नगरीकरण कर रहे हैं, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं, जो जैव विविधता का ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हमें देखने को मिलेगा। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता का जो वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण से संकटापन्न स्थिति में पहुंच सकती है। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पर जैव विविधता है वहाँ पर जैव विविधता का बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ह्रास हो सकता है। किन कारणों से? कि जैव विविधता में जो वैश्विक कारण है मतलब वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, आवास का विखंडन है, हैबिटेट लॉस है, और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो रहा है, और ये सब स्थितियाँ क्या दोस्तों संकटग्रस्त स्थिति में पहुंचा सकती है। जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के संकट से उत्पन्न नहीं करता। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि यदि हम शाकाहारी बन जाएंगे
तो जैव विविधता को कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से जैव विविधता के खतरे को बताया गया कि कौन कौन से खतरे हैं जो जैव विविधता को क्या है नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो जैव विविधता को खतरे के लिए कौन कौन से प्रमुख जिम्मेदार कारक हमें देखने को मिलेगा, तो दोस्तों वन बाय वन चेक करते हैं हम। पहला है आवास का खंडन। तो दोस्तों यदि जिस भी आवास में पशु पक्षी हमारे फ्लोरा एंड फोना रह रहे हैं, यदि उनके आवास का विखंडन किया जाएगा तो हमारी जैव विविधता ह्रास हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा है वैश्विक तापन एवं प्रदूषण, मतलब ग्लोबल वार्मिंग एवं पॉल्यूशन के कारण भी दोस्तों हमारी बायोडाइवर्सिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जातियों का विलोपन, बहुत सारी जातियाँ क्या दोस्तों धीरे धीरे विलोपित हो रही हैं, उनका एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिल रहा है। विदेशी जातियों का पुनर्वास, तो विदेशी जातियों का पुनर्वास जैसे दोस्तों हम किसी इकोसिस्टम में क्या है, जिस इकोसिस्टम की प्रजाति वो नहीं है, यदि उस इकोसिस्टम में हम अन्य कहीं से लाकर किसी प्रजाति को प्रवेश कराते हैं तो भी हमें जैव विविधता का ह्रास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब विलोपन इसमें बताया गया दोस्तों कि विलोपन किस तरह का, एक तो नैसर्गिक मतलब एक प्राकृतिक तौर पर विलोपन होता है, एक सामूहिक तौर पर विलोपन होता है और एक मानव वेदी विलोपन होता है। तो मानव मतलब मानव भवी, इसका मतलब है दोस्तों कि जो मानवीय एक्टिविटी के कारण जब विलोपन होता है तो उससे बोलते हैं मानव उद्भवी, मतलब मानवीय कार्यों के कारण, मानव की एक्टिविटीज़ के कारण। हमें ध्यान देना होगा कि जो जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास और प्राकृतिक आवासों की कमी के चलते जैव विविधता के समक्ष एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। दोस्तों क्या, जलवायु परिवर्तन के कारण, औद्योगिक विकास के कारण और प्राकृतिक आवासों की कमी के कारण जैव विविधता के समक्ष एक बड़ा खतरा हमें देखने को मिल रहा है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में झूम खेती की जाती है। तो दोस्तों झूम खेती भी क्या दोस्तों जैव विविधता के लिए हमें खतरा देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एक अवैज्ञानिक तरीका है खेती करने का। झूम खेती के परिणाम स्वरूप बड़े पैमानों पर वनों का विनाश होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तो ठीक है क्या दोस्तों, भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्या नष्ट हमें देखने को मिलेगी। वहीं बंजर भूमि का वनीकरण करना जैव विविधता के विकास में सहायक है। तो यदि दोस्तों किसी बंजर पड़ी भूमि को यदि हम वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे तो वहाँ पर हमें जैव विविधता का बढ़ता हुआ स्तर देखने को मिलेगा। ठीक है, बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। ओके, इसके विपरीत सड़कों का विस्तार करना, नगरीकरण करना, सड़कों का विस्तार करना, नगरीकरण करना, कृषि का विस्तार करना जैव विविधता ह्रास के लिए उत्तरदायी कारण हमें देखने को मिलेगा। भारत की आबादी या पॉपुलेशन की बात करें, इसमें उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट हो रही है। मतलब दोस्तों मनुष्यों की आबादी में तो क्या है वृद्धि हो रही है, लेकिन पशु पक्षियों की आबादी में गिरावट हो रही है। ठीक है, इससे क्या है हैबिटाट लॉस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं हम, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, गुड नाइट अलाउड, डीडीटी जैसे कीटनाशी है ना, डीडीटी जैसे कीटनाशी खाद्य श्रृंखला फूड चेन में पक्षियों को पहुंचकर मार रहे हैं। ठीक है, जिससे अनेक उनके अंडे समय से पहले ही फूट जाते हैं तथा इनकी संख्या में गिरावट आई। तो दोस्तों ये प्रमुख कारण बताए हैं कि क्यों एक तरफ तो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कुछ मानव एक्टिविटी ऐसी हैं जिनके कारण क्या है पशु पक्षियों में हमें उनकी संख्या में ह्रास देखने को मिल रहा है। हमें ध्यान देना होगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक गति के तंत्र है। तो क्या दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है एक गत्यात्मक इकोसिस्टम है। मतलब दोस्तों इसके अंदर क्या है विभिन्न प्रजातियों के मध्य एक संतुलन स्थापित बना रहना चाहिए, जिसके भीतर अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती है। तो दोस्तों ये बताया कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है इसके अंदर विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती है, जिसे पौधे को प्राणी खाते हैं तथा स्वयं इन प्राणियों को अन्य प्राणियों खाते हैं। तो दोस्तों इसमें ट्रॉफिक लेवल बताया गया है कि प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर आदि। ठीक है, इस तरह कई पोषण स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, पोषण स्तर की बात की गई है कि इस तरह से कई प्रकार का पोषण स्तर का निर्माण होता है इकोसिस्टम में। और ये पोषण स्तर ही क्या दोस्तों हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक होता है। पोषण स्तरों में कमी से विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। दोस्तों यदि पोषण स्तर में कमी होगी तो यदि पोषण के स्तर में कमी आएगी तो विशेष वर्ग मतलब किसी विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, जिससे कि मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि, बाकी धीरे धीरे बाकी जैव विविधता में हमें कमी देखने को मिलेगी। जैव विविधता की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं जैव विविधता की
वृद्धि करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है, उसकी आयु है और उसका मध्य व्यवधान, ये क्या है, सहायक हमें देखने को मिला। तो दोस्तों इकोसिस्टम में यदि हम जैव विविधता की वृद्धि करेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी आयु बढ़ेगी, ठीक है, और वह संतुलित अवस्था में हमें देखने को मिलेगा। तितलियाँ, दोस्तों इसके अंदर अब तितलियों की बात की जाएगी। जो तितलियाँ हैं अनियत तापी प्राणी, मतलब कोल्ड ब्लडेड हमें देखने को मिलेगी। तो तितलियाँ क्या दोस्तों, हमें कोल्ड ब्लडेड देखने को मिलेगी। इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया। तो तितलियों के लिए दोस्तों क्या दोस्तों, गर्म एवं उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां हमें उष्ण कटिबंधीय देशों में देखने को मिलती है। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यदि जैसे थोड़ा थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो तितलियां दोस्तों क्या है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने शरीर को ढाल नहीं सकती, अतः उनकी मौत निश्चित है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप उनका जो शरीर का जो तापमान है आसपास आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में यह उड़ान नहीं भर सकती। तो दोस्तों इसमें बताया कि टेम्परेचर बहुत कम होगा तो ये उड़ान नहीं भर सकती हैं। तो मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तितलियों की एक्टिविटीज़ पर। तो दोस्तों आप एमसीक्यू देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यू इस टॉपिक से हमें देखने को मिलेगा। जैव विविधता के नाश का कारण बताना है कि जो जैव विविधता है उसके नाश का क्या कारण है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है जीवों की प्राकृतिक आवास की कमी, यस। पर्यावरणीय प्रदूषण, यस। वनों का नाश, यस। तो ये सभी के सभी का कारण हमें देखने को मिलेगा कि जैव विविधता के विनाश के हमें कारण हमें देखने को मिलेगा। जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण बताना है दोस्तों कि जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है। आवासीय प्रदूषण, देशी विदेशी प्रजातियों का समावेशन, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो दोस्तों ये प्राकृतिक आवास यदि उनका विनाश कर दिया जाएगा तो जैव विविधता का ह्रास हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण बताना था दोस्तों। जैव विविधता है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण हमें बताना है कि वह क्या कारण है जो जैव विविधता को कम कर रहा था। दोस्तों ये है आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। तो दोस्तों हैबिटेट लॉस क्या दोस्तों, एक प्रमुख कारण हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा मेन कारण है हैबिटेट लॉस। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो बताना दोस्तों कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के संकट हो सकते हैं। तो जैव विविधता के लिए संकट क्या है, वैश्विक तापन, यस। आवास का विखंडन, यस। शाकाहार को प्रोत्साहन देना, ये तो गलत है। शाकाहार को प्रोत्साहन देना तो चार जहाँ गलत है, चार यहाँ, ठीक है। पहला वैश्विक तापन यहाँ यहाँ पहला नहीं है इसलिए ये भी गलत। तो हमारा आंसर आएगा ए। तो 1 2 3, ठीक है। विदेशी जातियों का संक्रमण क्या, ये भी क्या हमारी जैव विविधता के ह्रास में संकट उत्पन्न पैदा करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो दोस्तों बताना कि जैव विविधता के लिए संकट, भूमंडलीय तापन, यस। प्राकृतिक आवासों का विखंडन, यस। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर लिया किसने, राजस्थान पीसीएस ने, ठीक है। तो 1 2 3 हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा। तो बड़ा खतरा बताना है भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि, हिमालय में क्या दोस्तों अगम्य आवास हैबिटेट, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। तो ये दोस्तों ये हमें देखना होगा कि जो प्राकृतिक आवास है उनका विनाश करेंगे और झूम खेती करेंगे तो ये हमें क्या दोस्तों हमारी जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा हमें देखने को मिलेगा। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, ओके, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि थी। तो जो लोग शिकार कर रहे हैं उनकी असाधारण वृद्धि बताना, जैविक कीटनाशक, जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा था, यस ये हमें देखने को मिलेगा। पक्षियों की आवास के स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। तो यस दोस्तों पक्षियों के जो स्थान है वहाँ पर बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटौती हो रही है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, मच्छर भगाने वाली दवाओं, ये बड़े पैमाने पर उपयोग करते। तो 2 3 4 हमें देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या 2 3 4 हमें देखने को मिलेगा। इसका आंसर 3 और 4 बता रहे हैं। तो जैविक कीटनाशक, ओ सॉरी, इसमें जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक हो। तो दोस्तों हमें कीटनाशक जैव और ये तो है, लेकिन बात है कि इसमें जैविक लगाकर इसको ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है। क्या है दोस्तों, ट्विस्ट एंड टर्न। तो जैविक और जैविक
इसके कारण नहीं होगा। तो जैविक यदि हम कोई ऑर्गेनिक चीज़ उपयोग करेंगे तो उसके कारण जैव विविधता का लॉस हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो तीसरा और चौथा हमारा सही देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या है? तीसरा और चौथा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तितलियों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, तितली हमें सबसे अधिक देखने को मिलेगी। यस, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो यस, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, इसीलिए क्या दोस्तों ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या भी कर रहे हैं दोस्तों। ये एक्सप्लेनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो उसमें बताना दोस्तों जैव विविधता को अधिकतम संकट है किस चीज़ से? प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। तो यस, प्राकृतिक निवास उनका और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिक से अधिक संकट हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो दोस्तों हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में जो जैव विविधता का ह्रास हुआ है उसका कारण नहीं है? तो सड़कों का विस्तार, ये तो उसका कारण है। नगरीकरण भी उसका कारण है। यस, बिल्कुल है। बंजर भूमि का वनीकरण करना, तो बंजर भूमि का वनीकरण करेंगे तो ये उसके ह्रास का कारण नहीं बल्कि जैव विविधता को समृद्ध करने का कारक बनेगा। तो कृषि का विस्तार करेंगे तो भी क्या दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हमें कम होती हुई दिखेगी। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, नहीं बताना है। मध्य व्यवधान, ये पारिस्थितिकी तंत्र की आयु और पोषण स्तरों की कम संख्या। तो ये हमारा डी आंसर देखने को मिलेगा दोस्तों कि पोषण स्तरों की यदि कम संख्या होगी तो ये जैव विविधता के लिए क्या दोस्तों हमें नहीं देखने को मिलेगा। बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी की नहीं देखेंगे, ये क्या है दोस्तों ह्रास का कारण बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव विविधता का संरक्षण। तो अब क्या है दोस्तों हम जैव विविधता का ह्रास तो हो गया, लेकिन अब दोस्तों इसको संरक्षण करने के लिए हम कौन से प्रयास करेंगे, किस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि इसका संरक्षण किया जाए? तो ये उसके लिए हमें प्रावधान देखने को मिलेगा। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। तो इसके अंदर बताया गया दोस्तों कि यदि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास है जैव मंडल रिजर्व का बनाना। तो जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्व स्थान है। जैव मंडल रिजर्व के द्वारा क्या दोस्तों हम स्व स्थान मतलब इन सिटू विविधता का संरक्षण करना चाहते हैं। ठीक है, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए क्या दोस्तों स्व स्थान है, इन सिटू और वह स्थान है, दोनों ही तकनीकें अपनाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों इन सीटू संरक्षण के उदाहरण हैं। ये क्या दोस्तों आनुवांशिक विविधता का रखरखाव भी किया जाता है यहाँ पर। जब किसी वनस्पति या जीव का संरक्षण उसके मूल स्थान के क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे क्या इन सीटू संरक्षण कहते हैं। तो दोस्तों यदि किसी स्पीसीज का जहाँ पर वो रहती है उसी जगह उसका संरक्षण करते हैं तो वह क्या दोस्तों इन सीटू संरक्षण कहलाता है। जबकि यदि हम उसे कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित करते हैं तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए जो जीन बैंक है, जीन बैंक हो गया, उतक संवर्धन केंद्र हो गया, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन हो गया, चिड़ियाघर हो गया, एक्वारियम, ये सब क्या दोस्तों एक्स सीटू के उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। एक बार फिर से हम दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को कि एक्स सीटू के उदाहरण कौन से हैं। तो दो एक्स सीटू की बात करें तो किसी भी प्रजाति को क्या दोस्तों दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित करेंगे तो उसे एक्स सीटू हम कहेंगे। जैसे कि जीन बैंक, उतक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक गार्डन मतलब बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, एक्वारियम, तो ये सभी क्या दोस्तों एक्स सीटू के उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। एक्स सीटू के उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये संवर्धन के लिए कुछ डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इन सीटू के बीच में और एक्स सीटू के बीच में डिफरेंस बताया गया है। यदि बात करें दोस्तों संरक्षण की तो संरक्षण में सबसे पहले इन सीटू की यदि बात करें तो कोई बड़ा संरक्षित नेटवर्क बनाया जाता है। अब इस नेटवर्क में क्या होता है, कोई झील हो सकती है, पवित्र झील, पवित्र उपवन हो सकते हैं, जीव मंडल नीचे हो सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, तो ये सब क्या दोस्तों इन सीटू की कैटेगरी में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जीव मंडल के अंदर भी दोस्तों हमें क्या तीन प्रकार के
स्थलीय जीव मंडल, तटीय जीव मंडल और समुद्री जीव मंडल। ठीक है, मतलब हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो स्थलीय क्षेत्र का है, तटीय मतलब कोस्टल एरिया है, या समुद्र के अंदर वाला हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इन सीटू कंजर्वेशन देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों बाह्य स्थान में, तो बाह्य स्थान में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो है पवित्र पौधे एवं बगीचा, घरेलू बगीचा। तो दोस्तों घर के अंदर जो हम बगीचा बनाते हैं तो गार्डनिंग करते हैं, तो वो भी क्या दोस्तों एक प्रकार का एक्स सीटू कंजर्वेशन हमें देखने को मिलेगा। जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, मतलब लो टेम्परेचर पर जब हम क्रायोजेनिक लेवल पर जाके क्या दोस्तों हम करते हैं, लो लेवल पर सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर पर दोस्तों किसी चीज़ का संरक्षण करते हैं, उसको बोलते हैं निम्न तापीय संरक्षण। तो ये क्या दोस्तों एक्स सीटू संरक्षण हमें देखने को मिलेगा, है ना। प्राणियों का बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर, एक्वेरियम जिसे बोलते हैं, तो ये सब क्या दोस्तों हमें एक्स सीटू को देखने को मिलेगा। एक्स सीटू संरक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति एवं जानवरों की विलुप्त प्राय मतलब दोस्तों जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों का संरक्षण करके उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक्स सीटू में क्या है, एक संरक्षण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होता है, जीव वनस्पति हो मतलब पौधा हो, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, उनको क्या जो विलुप्त होने वाले हैं उनकी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसके माध्यम से क्या है, प्राकृतिक आवास से उनको अलग करके किसी अलग अन्य जगह पर रखा जाता है। एक्स सीटू संरक्षण की दो विधियां हमें देखने को मिलेगी। पहला है कि जियोलॉजिकल पार्क मतलब उनको जियोलॉजिकल पार्कों में हम सेटल करें। ठीक है, विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण वहाँ पर करेंगे हमसे। और दूसरा है जीवित शुक्राणु, मतलब जो उनके जो शुक्राणु हैं, उनके अंडे हैं, उनके भ्रूण हैं, उनके नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवीकृत नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाए। तो दोस्तों उनके जो जीन्स हैं, क्या है, उनके जो शुक्राणु हैं और जो उनके अंडे हैं, उनके जो भ्रूण हैं, उनके नमूनों को, उनके सैंपल्स को क्या है, अत्यंत कम टेम्परेचर पर द्रवित नाइट्रोजन के अंदर संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। तो दोस्तों इसमें बताया कि यदि हम जैव मंडल को मनुष्य के साथ साथ संरक्षित करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, वायुमंडल बायोस्फीयर रिजर्व एरिया हमें बनाने होंगे। ठीक है, एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। तो दोस्तों ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट रूप से कि जो जीव मंडल है, जीव मंडल क्षेत्र में क्या दोस्तों, जीव मंडल कोई आरक्षित क्षेत्र है, उसके अंदर मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। मतलब हम मानव को अलग करके अलग स्पीसीज के रूप में हम पृथक नहीं करते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं वाला पारिस्थितिकी संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो दोस्तों हमें याद रखना जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र मुख्य उद्देश्य हमें देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हमें देखने को मिलेगा, पौधा, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना। तो दोस्तों इसमें क्या है, पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की जो विविधता है और उनकी संपूर्णता को हम बनाए रखते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे रहा है। तो दोस्तों हम जब बायोस्फीयर रिजर्व या जीव मंडल संरक्षण करते हैं तो जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से योग्य निर्वहन की योग्य आर्थिक विकास को हम प्रोत्साहित करते हैं, मतलब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में शोध को प्रोत्साहन देना, तो दोस्तों इसमें क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर शोध को प्रोत्साहन दी जाती है। शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, तो शिक्षा एवं जागरूकता के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी इसमें प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि भारत के अंदर 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में भी शामिल किया। तो यूनेस्को ने क्या, तो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। ये 12 कौन से हैं हमें देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेंगे कि जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल, अचनकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाया, कंचनजंगा और पन्ना। तो ये दोस्तों ये बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलेंगे, जिसे मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है ना, यूनेस्को का जो है, यूनेस्को का दोस्तों मेन एंड
बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम है, उसके अंदर दोस्तों इन 12 को शामिल किया गया है। नीलगिरी को, नंदा देवी को, सुंदरबन को, मन्नार की खाड़ी को, नोक्रेक को, पचमढ़ी को, सिमलीपाल को, अचन कमार, अमरकंटक, ठीक है, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाया, कंचनजंगा और पन्ना, इन सबको क्या दोस्तों यूनेस्को ने भी शामिल किया है अपनी श्रेणी लिस्ट में। अब ध्यान देना हो कि 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम के कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को क्या दोस्तों शामिल किया, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना जैव मंडल 2020 में क्या दोस्तों पन्ना को भी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया है, ठीक है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इसमें जीवों की आनुवांशिक विविधता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर हम आनुवांशिक विविधता को क्या दोस्तों बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान, ठीक है, याद रखना दोस्तों, भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान, ठीक है, भारत का जो समुद्र विज्ञान ओशियन साइंस इंस्टीट्यूट है भारत का, उसने सबसे पहले प्रवाल भित्ति के 4 प्रमुख क्षेत्र, प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप है, इसमें काम किया, ठीक है। प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार में फ्रिंजिंग प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार में क्या है फ्रिंजिंग टाइप की कोरल रीफ, तो भारत में फ्रिंजिंग टाइप की कोरल रीफ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में क्या दोस्तों हमें अटोल टाइप की कोरल रीफ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रवाल विरंजन की बात करें तो प्रवाल विरंजन मतलब कोरल ब्लीचिंग, समुद्री तापमान का बढ़ना और अम्लता का ओशन एसिडिफिकेशन, और इसको हम बोलते हैं सागरीय अम्लता और सागरीय तापमान ओशन टेम्परेचर का बढ़ना, वैश्विक उष्मन ग्लोबल वार्मिंग का कारण। तो ये दोस्तों क्या है ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का तापमान बढ़ना और समुद्र में अम्लीकरण का बढ़ना, ये सभी कारण है प्रवाल विरंजन के, ठीक है। इसमें क्या होता है सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु होती है, ठीक है। सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र के लिए ज़्यादा सुंदरबन क्या है दोस्तों मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों MCQ की कि किस तरह के MCQ इस टॉपिक से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या होगी, बायोस्फीयर रिजर्व हम बना दें, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिलेगी किसी भी जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान है, मतलब इन सीटों की पद्धति नहीं है। तो बताना दोस्तों कि कौन सी इन सीटों की पद्धति नहीं है। तो जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व यस है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। लेकिन दोस्तों ये बोटनिकल गार्डन हमें ये हमारे जो बोटनिकल गार्डन हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो बोटनिकल गार्डन क्या हमारी इन सीटों की बजाय एक्स सीटू हमें देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। क्या दोस्तों इन सीटू संरक्षण के द्वारा क्या है हमारे नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्व स्थान संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो उसमें बताना है कि कौन सा स्व स्थान मतलब इन सीटू का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व यस, नेशनल पार्क यस, और पवित्र वन यस, ये भी है। लेकिन बॉटनिकल गार्डन, तो बॉटनिकल गार्डन सेम क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या है दोस्तों, ये हमारे एक्स सीटू हमें देखने को मिलेगा, एक्स सीटू हमें देखने को मिलेगा, बाह्य स्थान हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस उपयोग। तो क्रायो बैंक में क्या दोस्तों हमें नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, तो नाइट्रोजन का प्रयोग हम करेंगे। तो क्रायो बैंक में क्या दोस्तों एक सीटू का प्रयोग हम एक क्रायो में क्या एक सीटू संरक्षण किया जाता है और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक स्थापना में निहित है। तो दोस्तों बताना है कि हम जैव विविधता का संरक्षण भी कर रहे हैं और साथ में मनुष्य का जीवन भी चला रखना था। इसके लिए क्या दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल निचा या बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बेस्ट रणनीति हमें देखने को मिलेगी। जैव मंडल आरक्षित परिषद क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा, तो क्या है अनुवांशिक भिन्नता के कारण हमें देखने को मिले, तो अनुवांशिक भिन्नता हमें अधिक देखने को मिलेगी जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक देखने को मिलेगा? तो प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक हमें दोस्तों देखने को मिलेगा सागरों में लवणता की वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। तो दोस्तों जब सागरीय जल का सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो टेम्परेचर के प्रति क्या होते हैं, असहनशील होते हैं हमारे कोरल्स। तो ये क्या है, इसका आंसर हमारा सामान्य तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक? तो प्रवाल विरंजन में क्या दोस्तों, प्रवालों का खनन, वैश्विक तापमान। तो दोस्तों वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इनसे इनसे भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात की जा रही है तो महत्वपूर्ण कारक ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? तो दोस्तों अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्तियाँ यस हमें देखने को मिलेगी। कच्छ की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी, तीनों में क्या दोस्तों हमें प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलेगी। सुंदरबन में हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो हमारा आंसर ए हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव विविधता के उपयोग। तो जैव विविधता के क्या प्रमुख उपयोग हमें देखने को मिलेंगे? तो जैव विविधता के प्रमुख उपयोग हमें देखना है। तो जैव विविधता क्या है? मिट्टी का निर्माण करता है, मिट्टी के अपरदन की रोकथाम करता है, मतलब मिट्टी के अपरदन को रोकने से बचाता है। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करता है, तो जैव विविधता अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करती है। और सस्य परागण करती है, मतलब पोलिनेशन का भी काम हमें बायोडाइवर्सिटी के द्वारा देखने को मिलता है। और साथ ही जो मानव का अस्तित्व भी बनाए रखती है। तो दोस्तों यदि जैव विविधता नहीं होगी तो मनुष्य का अस्तित्व भी हमें नहीं देखने को मिलेगा। जैव विविधता के अन्य कई उपयोग हमें देखने को मिलेगा। तो जैव विविधता के कौन कौन से उपयोग है वो हमें इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है भोजन व उन्नत किस्मों का स्रोत। तो दोस्तों इसमें भोजन और उन्नत किस्मों का स्रोत, जैसे नई फसलें हमें देखने को मिलेगी, उन्नत किस्म की फसलें हमें देखने को मिलेगी। दवाओं के रूप में भी दोस्तों बायोडाइवर्सिटी, जैसे फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जैसे कुनेन टेक्सॉल, बोटोनोकेमिकल्स, मॉर्फिन, ये सब क्या दोस्तों प्राकृतिक रूप से हमें प्रकृति से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का काम होगा। सांस्कृतिक लाभ भी देखने को मिलेंगे। यदि बायोडाइवर्सिटी यदि हमारे पास बेहतर होगी तो पर्यटन के लिए, पालतू जानवरों के लिए, साहित्य रचना के लिए हमें क्या है, हमें बायोडाइवर्सिटी का उपयोग हमें देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों यदि हम जब भी जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड जाते हैं या अलग अलग जगह हम घूमने जाते हैं, तो ये क्या दोस्तों हमारा पर्यटन या सौंदर्य पर्यटन हमें लाभ देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक लाभ की यदि बात करें, धार्मिक विश्वास, जैसे हम कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव भी होता है दोस्तों कि हमारे पास हिमालय जैसा सबसे उन्नत पर्वत हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारा सांस्कृतिक लाभ हो गया। पारितंत्र की सेवाएं देखने को मिलेगी, जैसे अपशिष्ट का पुनर्चक्र, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण देखने को मिलेगा। जल संरक्षण, मृदा का निर्माण, मृदा की अपरदन की रोकथाम हमें देखने को मिलेगी। पोषण चक्र देखने को मिलेगा, पोषण चक्र, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल हमें देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ठीक है। सस्य परागण देखने को मिलेगा। जलवायु नियंत्रण हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। और प्राकृतिक और देखने को मिलेगा, राइट। हमें प्राकृतिक का संतुलन भी देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी के द्वारा। तो दोस्तों इतने सारे काम हमें बायोडाइवर्सिटी के द्वारा देखने को मिलेगा। तो जैव विविधता के माध्यम से मानव के द्वारा अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम से मानव के अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो क्या करना है? मृदा निर्माण, मृदा की रोकथाम, और देखते हैं आगे अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण। तो ये सबके सभी कारण है दोस्तों, जिसके कारण मनुष्य का जीवन अभी तक बचा हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का अध्ययन करेंगे। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है दोस्तों? IUCN हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखने को मिलेगा जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, मतलब प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहा है और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के संरक्षण की बात कर रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो ये याद रखना दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का अंग हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसका IUCN हमको ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन का अंग होगा, लेकिन यह नहीं है। तो IUCN इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा दिया गया। लेकिन दोस्तों ये याद रखना हमें कि जो IUCN है इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या दोस्तों पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये आधिकारिक दर्जा प्राप्त किया है IUCN ने। तो याद रखना दोस्तों कि
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है IUCN को, राइट। प्रकृति एवं, याद रख इसका नाम पूरा यदि यदि पूरा नाम की बात करें तो प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा रेड डेटा बुक जारी की जाती है। तो दोस्तों रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN के द्वारा। इसमें विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे एवं पशुओं की सूचियां सम्मिलित की जाती है, ठीक है। अतः विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है। तो जो भी प्रजाति दोस्तों क्या है, विलुप्त होने वाली होती है, उसे रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से नहीं देखी गई है। तो दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि विलुप्त प्रजाति की परिभाषा क्या है, तो यदि अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से अधिक हो गया, उसको देखा ही नहीं गया है, तब हम बोलेंगे कि ये एक क्या है दोस्तों, एक विलुप्त प्रजाति अब हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों IUCN सूची के लाभ, IUCN सूची के लाभ हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि IUCN सूची यदि हम बना रहे हैं तो इसके प्रमुख लाभ हमें क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला लाभ की यदि बात करें कि संकटापन्न प्रजातियों की पहचान एवं उनका अभिलेखन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं उनकी हम पहचान कर सकते हैं और उनकी रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण करना। सो दोस्तों जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा है उसकी पूरी सूची को हम मेंटेन कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन। तो स्थानीय स्तर पर दोस्तों फिर संरक्षण करने के लिए हमें कौन कौन से निर्देश दे सकते हैं, इसका भी हम कर सकते हैं। जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। तो दोस्तों जब हम इस तरह का काम करेंगे तो जैव विविधता के संकट के जो महत्व है कि इसके ऊपर जो संकट मंडरा रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके प्रति हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं। तो ये दोस्तों हमें क्या है, IUCN जब इस तरह की सूची जारी करती है, बनाती है, तो इसके हमें लाभ देखने को मिलेंगे। 2012 में IUCN वर्ष 2 जून क्या दोस्तों 2012 में IUCN के द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा बुक जारी की गई थी, जिसमें भारत में पाई जाने वाली 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया था, ओके। इसमें सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर, ठीक है, सोन चिरैया या ग्रेट इंडियन बस्टर हमें देखने को मिलेगा। साइबेरियन सारस देखने को मिलेगा, ठीक है, साइबेरियन सारस। सलेटी टिटहरी देखने को मिलेगी, ठीक है, सलेटी टिटहरी, इसको सोसेबल लेबिन नाम दिया गया, ठीक है। अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। और एशियाई वन्य गधा, एशियाटिक वाइल्ड एज, ठीक है, संकट में हमें देखने को मिलेगा। जबकि लाल पांडा की यदि बात करें नियर थिएटर, तो दोस्तों नियर थिएटर में कौन कौन सा है, एशियाई वन्य गधा हमें क्या है, नियर थिएटर देखने को मिलेगा। जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। तो रेड पांडा भी क्या दोस्तों संकटग्रस्त हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कावेरी नदी में। तो कावेरी नदी में क्या महासीर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। नीले मीन पंख वाली मछली और नारंगी मीन पंख वाली मछली। मोरचाप चित्तीदार बिल्ली, दोस्तों ये है चित्तीदार बिल्ली, भारत में अधिकांश भागों में श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ठीक है। तो कावेरी नदी में क्या दोस्तों महासीर मछली हमें देखने को मिलेगी। 2016 में IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार इरावदी डॉल्फिन्स और समुद्री डॉल्फिन है। तो इरावदी क्या दोस्तों एक समुद्री डॉल्फिन हमें देखने को मिलेगी जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने पर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों जो भी नदियाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ पर हमें क्या है इरावदी डॉल्फिन हमें देखने को मिलेगी। समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो इरावदी डॉल्फिन क्या दोस्तों हमें समुद्री तटों पर हमें देखने को मिलेगी। 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया था। दोस्तों याद रखना कि जो इरावदी डॉल्फिन है IUCN ने 2017 में इंडेंजर कैटेगरी में उसे शामिल कर दिया गया। अब दोस्तों हम देखते हैं किस तरह से MCQ पूछे गए हैं। तो दोस्तों MCQ की IUCN और साइट के संदर्भ में हमें बताना कि IUCN और साइट के संदर्भ में क्या सही है। तो IUCN
यूनाइटेड नेशन का अंग है। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि IUCN यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है, साइट सरकारों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय करार। तो दोस्तों हमने पहले ही गलत हो गया। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हो रहे क्या हजारों क्षेत्र योजनाएं चलाता है, हजारों क्षेत्र योजनाएं चलाता है, ठीक है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर मतलब कंपलसरी, इस जो भी शामिल हैं इसमें कम शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। तो ये कन्वेंशन क्या राष्ट्रीय रूप से क्या राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता, लेकिन क्या वैध रूप से आबद्धकारी मतलब बनाता है। आबद्धकारी मतलब बंधन युक्त प्रोविज़न हमें देखने को मिले। तो पहला तो क्या दोस्तों हमारा रॉन्ग है, तो हम देखेंगे पहला कहाँ कहाँ है। तो क्या ये पहला यहाँ पहला यहाँ, तो ये हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर सी हमें दूसरा और तीसरा सही देखने को मिलेगा, दूसरा और तीसरा हमें सही देखने को मिलेगा। तो मतलब IUCN प्राकृतिक पर्यावरण को बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र योजनाएं चलाता है, ठीक है। साइट्स क्या है, एक मैंडेटरी प्रोविज़न तो करता है, लेकिन ये क्या है, ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। तो ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। IUCN की बात की जा रही है, जो रेड डेटा बुक निकालता है इसके बारे में कि जैव विविधता प्रखर स्थलों मतलब जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट है उसमें विद्यमान स्थानीय पौधे और पशुओं की सूची निकालता है। क्या रेड डेटा बुक में ये होता है। संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची निकालता है, यस। और विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन पर संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची निकालता है। तो दोस्तों दो तो हमें एग्जैक्ट पता है कि जो पौधे हैं और पशु हैं दोनों की हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आंसर राइट देखने को मिलेगा। तो ये UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या है दोस्तों, पौधे एवं पशुओं की सूची हमें रेड डेटा बुक में हमें देखने को मिलेगी। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित है तो IUCN से संबंधित है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया था, तो IUCN के द्वारा। और दोस्तों कब से इसकी स्थापना 1964 में की गई, ठीक है। IUCN की विलुप्त होने वाली प्रजातियां सूचीबद्ध की जाती तो रेड डेटा बुक में। तो रेड डेटा बुक में क्या दोस्तों, विलुप्त होने वाली प्रजातियों को हम रखते हैं। रेड डेटा बुक का संबंध है जैव विविधता के बारे में विलुप्ति के संकट में ग्रस्त जीवों के बारे में। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि विलुप्ति के संकट के से ग्रस्त मतलब विलुप्त होने के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं के बारे में हमें देखने को मिलेगी। रेड डेटा बुक के आंकड़े सम्मिलित हैं। तो रेड डेटा बुक के आंकड़े हमें कहाँ देखने को मिलेगा, विदेशी प्रजातियों या लुप्त प्राय। तो लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें बताना है कि जो संकटापन्न समूह के अंदर कौन सा हमें देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से इंडेंजर कैटेगरी में हमें देखने को मिलेगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो ये सही, कस्तूरी मृग है, लाल पांडा भी है, एशियाई वन गधा नियर थ्रेटन है। तो एशियाई गधा क्या है दोस्तों, नियर थ्रेटन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ये तो नहीं होगा। कस्तूरी मृग, चीतल, नीलगाय। तो नीलगाय क्या दोस्तों, नीलगाय भी क्या दोस्तों, नीलगाय को तो क्या बेसिक किसान परेशान है, तो नीलगाय हमारा आंसर नहीं होगा। हिम तेंदुआ, अनूप मृग, सीरस बंदर और सारस क्रेन। फिर दोस्तों ये क्या है, सिंह पूछ मैकॉक, नीलगाय। तो नीलगाय यहाँ पर भी आ गई है। हनुमान लंगूर। तो दोस्तों लेकिन इसका आंसर तो क्या दिया जा रहा है, पहला। इसका आंसर दोस्तों इसके अंदर दिया गया है पहला। मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर, कस्तूरी मृग, रेड पांडा, ये तीन तो लेकिन एशियाई वन्य गधा। लेकिन दोस्तों एशियाई वन्य गधा तो नियर थ्रेटन हमने देखा था अभी। तो इसका आंसर दोस्तों दिया जा रहा है ए, UPSC का क्वेश्चन है। तो दोस्तों उस समय हो सकता है कि ये क्वेश्चन वैलिड हो। तो लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में है, लेकिन नज़दीक नियर थ्रेटन। तो एशियाई वन्य गधा क्या दोस्तों, नियर थ्रेटन हमें देखने को मिलेगा। बाकी ग्रेट इंडियन बस्टर, ठीक है, साइबेरिया सलेटी टिटहरी, सोशेबल लेपिंग, ये सब संकटग्रस्ती में हमें देखने को मिलेगा। कस्तूरी मृग भी क्या संकटग्रस्त हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन है। तो दोस्तों सबसे अधिक हमें देखने को मिलेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमें देखने को मिलेगा।
किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है यदि वो 50 वर्षों से अधिक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। नीले मीन पक्ष वाली महासीर, इरावदी डॉल्फिन, मोरचाव, रस्टी या चित्तेदार बिल्ली। तो ये क्या है? तो दोस्तों ये क्या है, हमें पूर्वी घाट में देखने को मिलेगी। यस। कावेरी नदी, नील मीनाक्षी मशीर क्या है दोस्तों, हमें कावेरी नदी में देखने को मिलेगी। यस। इरावदी हमें चंबल नदी में देखने को मिलेगी। इस तीनों के तीनों हमें सही देखने को मिलेंगे। इसका आंसर है हमारा 1 and 3, मतलब इरावदी नदी दोस्तों अरे हाँ, इरावदी नदी क्या दोस्तों हमें चंबल नदी में नहीं देखने को मिलेगी। इरावदी नदी दोस्तों जो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उन नदियों में हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, चंबल नदी। इरावदी डॉल्फिन की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मुहाने पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। कावेरी नदी में हमें महाशीर मछली देखने को मिलेगी। ओके। सो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी जैव विविधता के अंदर और भी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों जैव विविधता एवं संकटापन्न प्रजातियां एवं उसके आने वाले अन्य टॉपिक्स को देखेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।